हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एचआरएम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें हम लोग मॉड्यूल ए बी सी डी सभी के मिक्स क्वेश्चंस इसमें करेंगे और विश्वास मानिए ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसमें से आपको काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में इस पूरे वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। In Johari window, dash includes the information which is known to self but hidden from others. Options are open area, blind area, hidden area, unknown area. जोहारी विंडो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। सो इसका राइट आंसर है हमारा हिडन एरिया, जिसको फसाड एरिया भी कह सकते हैं। ओपन एरिया को आप एरिना भी कह सकते हो। ओपन एरिया में वो इंफॉर्मेशन आती है जो आपको भी पता है, विच इज नोन टू यू एज वेल एज विच इज नोन टू अदर्स एज वेल। ब्लाइंड एरिया में वो वाली इंफॉर्मेशन आती है जो कि आपको खुद को नहीं पता है अपने बारे में, अननोन टू यू बट इट इज नोन टू अदर्स। तो ये आप कैसे ब्लाइंड एरिया कम कर सकते हो? बाय डिस्क्लोजिंग मोर अबाउट यू। जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में डिस्क्लोजर करोगे, लोगों को बताओगे, तो ब्लाइंड एरिया रिड्यूस हो पाएगा। हिडन एरिया जैसे बताया, इसमें वो आती है जो आपको पता है बट यू हैव हिडन फ्रॉम अदर्स। ओके, सॉरी, ब्लाइंड एरिया को आप कैसे खत्म कर सकते हो? बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अब जितना ज्यादा आप लोगों से फीडबैक लोगे उतना ही ज्यादा आपको अपने बारे में और पता चलेगा, आपकी बिहेवियर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो आपको नहीं पता था। हिडन एरिया को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जितना ज्यादा आप डिस्क्लोज करोगे अपने बारे में खुद से लोगों को, तो उतना ही ज्यादा हिडन एरिया रिड्यूस हो सकेगा, विच इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन विच इज नोन टू सेल्फ एंड हिडन फ्रॉम अदर्स। और अननोन एरिया वो हो गया जो किसी को ही नहीं पता है, ना आपको पता है अपने बारे में, ना दूसरों को पता है। ओके, ये देखिए मैंने हर क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ व्यूका? ऑप्शंस आर वेगनेस, अनसर्टेनिटी, कैपेबिलिटी, एम्बिग्विटी। ऑप्शन बी वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, एक्टिविटी। ऑप्शन सी वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। ऑप्शन डी वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एबिलिटी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यूका का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्विटी। अब ये क्या बताता है अप्रोच? ये बताता है कि लीडर्स को क्या है, विजन डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि वोलेटिलिटी की सिचुएशन, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल सिग्निफिकेंट चेंजेस जो होते हैं, वोलेटाइल चेंजेस, उनको रिड्यूस किया जा सके। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन कहाँ होती है? जहां आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या फ्यूचर इवेंट्स होंगे, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है भी नहीं, और है भी तो भी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग करेक्टली। सो बोले अनसर्टेनिटी की सिचुएशंस को लीडर कैसे मैनेज कर सकते हैं, ओके, उसके बारे में यू नीड टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोर थिंग्स। कॉम्प्लेक्सिटी की सिचुएशन होती है जहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड फैक्टर और सिस्टम है, तो आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हो, काफी कॉम्प्लेक्स लेयर्स क्रिएट हुए हैं, विच कुड बी रिड्यूस्ड थ्रू डेवलपिंग मोर क्लैरिटी। और फोर्थ है आपकी एम्बिग्विटी की सिचुएशन, वेयर देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लियर नहीं है इवेंट्स क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है। सो दिस एम्बिग्विटी कैन बी काउंटर्ड थ्रू एजिलिटी, दैट इज कल्टिवेटिंग अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल माइंडसेट। ठीक है, तो ये व्यू का अप्रोच है जो बताता है लीडर्स, ये व्यू का जो इन्वायरमेंट है, जो आजकल जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो आजकल कैसा हो गया, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस हो गया है। तो उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग क्लियर विजन, by having a clear sense of direction, by developing understanding, by focusing on active listening, continuous learning, by clarity,
that is by simplifying the process, fostering open communication, and by agility, that is creating a flexible and adaptable mindset. Okay. Next, what are the three components of triple bottom line? Options है price, product and promotion. Option B, profit, people and planet. Option C, plan, prepare and perform. Option D, professionalism, punctuality and profit. So right answer है आपका profit, people and planet, triple bottom line. So ये triple bottom line जो है ये क्या बताता है कि ये किससे related है? Tries to balance the economic, environmental and social organization goals. So people, it is related with social equity and welfare की बात हो रही है यहाँ पे, जहां हम people की बात कर रहे हैं, या पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया है. ओके, सो इन द प्रॉफिट भाई जरूरी है कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिकली वाइबल हो. सो इकोनॉमिक वाइबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. देन बिजनेस का जरूरी है कि पीपल पे भी फोकस रहे. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इक्विटी एंड वेलफेयर. और प्लैनेट से हमें मतलब है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन HRM प्रैक्टिसेस, ग्रीन पॉलिसीज. ओके, सो ट्रिपल बॉटम लाइन HRM क्या है? एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि इवेल्युएट करता है HR प्रैक्टिसेस को अक्रॉस दीज 3 डायमेंशंस. ओके, जहां पर ये देखता है कि भाई जो प्रॉफिट है उस पे भी भाई फोकस रखना है क्योंकि बिजनेस विदाउट प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर सकता है. तो कैसे कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ओके, एक एथिकल लीडरशिप डेवलप हो सके, उस पे भी फोकस रहता है. देन सोशल इक्विटी वेलफेयर पे फोकस रहता है कि जो एम्प्लॉय वेलबींग है, फेयर लेबर पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में एक डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन प्रोग्राम्स हो सके, वर्क लाइफ बैलेंस हो, फेयर कंपनसेशन पॉलिसीज, वो पीपल वाला डायमेंशन के ऊपर में आ जाता है. और नेक्स्ट आपका प्लैनेट है जहाँ पे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, विच इज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग ग्रीन पॉलिसीज, पेपरलेस, ओके, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस. ओके, तो उन सब की बात होती है. ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट मेहराबियन 738-55 रूल, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैसेजेस कन्वेड थ्रू वोकल क्यूज, दैट इज टोन, पिच, हेयर वॉल्यूम. ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था. ऑप्शन है 7%, 38%, 55%, 45%. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 38%. अब ये रूल क्या कहता है? जो हमारी 7% कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होती है? इट हैपेंस थ्रू वर्ड्स. जो हम बोलते हैं उसके थ्रू सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होती है. 38% कम्युनिकेशन हमारी होती है थ्रू अवर टोन ऑफ वॉइस. हमारी टोन कैसी है वॉइस की, हमारा वोकल कैसा है, उसके थ्रू होती है. और 55% कम्युनिकेशन हमारी किसके थ्रू होती है? दैट इज विजुअल, विच इज हैपेंस थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू अवर फेशियल जेस्चर्स. इसके थ्रू मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होती है. सो 738-55 रूल है जो ये बताता है कि जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कितना इफेक्टिव होता है. दैट डिपेंड्स कि भाई हमारे वर्ड्स क्या है, हमारी टोन कैसी है और हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है. जिसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? हमारा बॉडी लैंग्वेज और फेशियल जेस्चर मेजर रोल प्ले करते हैं. बिकॉज 55% मैसेज जो कन्वे होता है इट हैपेंस थ्रू अवर विजुअल, वेयर विजुअल थिंग प्लेज अ मेजर रोल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल जेस्चर. 38% आपका टोन ऑफ वॉइस इम्पैक्ट होता है और 7% आपका इट हैपेंस थ्रू द वर्ड्स. नेक्स्ट है इन द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रांसमीटर. ऑप्शन है टू डिकोड द मैसेज, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड फीडबैक, ऑप्शन सी टू एनकोड द मैसेज, ऑप्शन इनटू सिग्नल्स, ऑप्शन डी टू एलिमिनेट द नॉइज. सो जो शैनन वीवर मॉडल है कम्युनिकेशन का, इट इज अ लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल. तो इसमें आपके क्या क्या इन्वॉल्व होती है चीजें, पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो पास ऑन होती है. फर्स्ट होता है आपका सेंडर हु इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि मैसेज को क्रिएट करता है. उसके बाद आता है आपका एनकोडर विच इज एक्चुअली अ ट्रांसमीटर, जो उस मैसेज को क्या है सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है सो दैट इट कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल. चैनल क्या हो गया? वो मीडियम हो गया या फिजिकल पाथ हो गया, रेडियो वेव्स, टेलीफोन केबल्स, जो कि सिग्नल को कैरी करता है. फिर होता है आपका डिकोडर
जो आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल को वापस से मैसेज में कन्वर्ट करता है। लास्ट में होता है रिसीवर विच इज अ डेस्टिनेशन, जो टारगेट ऑडियंस है जो आपके मैसेज को इंटरप्रेट करती है। और साथ में बीच में क्या होता है कि इंटरफेरेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, ओके, विच इज लाइक अ डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस इन द चैनल, जो कि मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है। ओके, सो ट्रांसमीटर क्या करता है, इट इनकोड्स द मैसेज, इनकोडर का काम करता है इनटू सिग्नल सो दैट वो इफेक्टिवली चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो सके। Next, Vroom's expectancy theory proposes that motivation is a product of three factors. Which factor refers to the belief that performance leads to an outcome or reward? Options है expectancy, instrumentality, valence और equity. So देखिए, Vroom's expectancy theory हमने कई बार करी है, अपने ABM में भी करी है, ABFM में भी करी है, इसमें भी है आपकी। राइट आंसर है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। सो ये आपको पहले भी बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वेयर मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स विच इज एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी मींस कि भाई आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट योर एफर्ट्स विल लीड टू अ डिजायर्ड परफॉर्मेंस। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी लेवल हाई है कि आप एफर्ट्स डालोगे और आपके टारगेट अटेन हो जाएंगे, सो योर मोटिवेशन लेवल वुड बी हाई। इंस्ट्रूमेंटेलिटी मींस इफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस इज अटेन, तो फिर कितने चांसेस है कि भाई उससे रिलेटेड आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई है तो मतलब मोटिवेशन हाई है। और वैलेंस मींस जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, हाउ वैल्यूएबल आर दोज रिवॉर्ड्स। तो अगर वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स है तो मोटिवेशन लेवल हाई होगा। अब इसी के साथ साथ आपकी और भी मोटिवेशनल की थ्योरीज हैं एचआरएम में, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, बट उसके क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपने एबीएफएम में पढ़ी हुई है और उसमें हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैनेजमेंट में मॉड्यूल ए में। तो वो सारी मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ जाइएगा क्योंकि अगेन एचआरएम में आपकी वो सारी मोटिवेशनल थ्योरीज आती है। ओके, next, which system takes into account non-financial aspects of corporate performance such as customer satisfaction and business process to create a complete picture of how the company is likely to perform in the future? Options है key performance indicators, functional HRM, total quality management, balanced scorecard. सो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कौन देखता है, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कौन कंसीडर करता है व्हाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी? राइट आंसर है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस and learning and growth. So these are the 4 components जो कि एक पूरा होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। जस्ट बियॉन्ड द फाइनेंशियल्स को तो कंसीडर कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपके नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। सो इट इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट सिस्टम जो कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है ऑन मेजरिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस। ओके, जहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ, इन सबको भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट इन्वॉल्व जजिंग समवन फेवरेबली ओवरऑल बिकॉज ऑफ वन गुड क्वालिटी? ऑप्शन है हेलो इफेक्ट, पिग्मेलियन इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट, एंकरिंग बायस। ये सारे इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी ना किसी एक इफेक्ट पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। सो ये आपका क्या है, पॉजिटिव बायसनेस की बात हो रही है, जहां आप किसी का एक बहुत अच्छा गुड क्वालिटी है उसके बेसिस पे आपने ओवरऑल उसको एकदम फेवरेबल या एकदम पॉजिटिव वे में अगर आप उसको जज करते हो, सो दैट इज कॉल्ड अ हेलो इफेक्ट। ओके, हेलो इफेक्ट इज अ पॉजिटिव बायस। इसी का ऑपोजिट आपका होता है हॉर्न इफेक्ट विच इज अ नेगेटिव बायस, जहां किसी की कोई एक बैड ट्रेड होता है तो उसके बेसिस पे आप उसको नेगेटिव वे में ओवरऑल जज कर लेते हो। पिग्मेलियन इफेक्ट एक अगेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो ये बोलता है कि अगर हम किसी के ऊपर हाई एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं सो हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जिसका एक एग्जांपल भी है, जहां टीचर जिस स्टूडेंट के ऊपर मान के चलता है, जिसको बोलता रहता है कि तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तुमसे बहुत उम्मीद है, तो वो स्टूडेंट अपने आप ऑटोमेटिक और ज्यादा एफर्ट्स डालता है और उसके अच्छे स्कोर्स आते हैं। सो पिग्मेलियन इफेक्ट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है
वेयर हाई एक्सपेक्टेशंस, जितना ज्यादा हम जिससे हाई एक्सपेक्टेशंस अगर लगा के चलते हैं, सो इट रिजल्ट्स इन हाई और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, सो दैट इज अ पिग्मेलियन इफेक्ट। और एंकरिंग बायस क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसी को ही हम कंसीडर कर लेते हैं, उसी पर हम लोग टोटली रिलाई कर लेते हैं जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं। सो दिस इज अ cognitive tendency to rely too heavily on the first piece of information। जो इनिशियली आपको जो बात पता चली, या जैसे होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन किसी का बनता है और उसी के बेसिस पर ही आप उसको जज कर लेते हो। ओके, तो दैट इज एन एंकरिंग बायस। Next, which theory of motivation suggests that humans are driven by the pursuit of pleasure and the avoidance of pain? Options are Hertzberg two-factor theory, hedonism, ERG theory, theory X and Y। राइट आंसर है हेडोनिज्म। देखिए हेडोनिज्म थ्योरी आपने एवीएफएम वगैरह में नहीं पढ़ी, बाकी ये सारी पढ़ी है, तो आप वैसे भी इसका आंसर कर सकते थे। सो हेडोनिज्म क्या होता है, यहाँ ये मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका सारा बिहेवियर किस चीज में रहता है, उनका सारा बिहेवियर उस चीज की तरफ डायरेक्ट रहता है कि कैसे वो अपना प्लेजर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके और पेन्स मिनिमाइज कर सके। ओके, तो चाहे हम जो भी करियर परस्यू करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जितना सोते हैं, जो भी हमारे एक्शन या बिहेवियर रहते हैं वो क्यों रहते हैं, वो उसी की तरफ रहते हैं कि हम भाई पॉजिटिव एक्सपीरियंस या प्लेजर को गेन कर सके और नेगेटिव चीजों को रिड्यूस कर सके, पेन्स को अवॉइड कर सके। सो दैट इज अ हेडोनिज्म मोटिवेशन थ्योरी। नेक्स्ट है विच रोल ऑफ सीईओ फोकसेस ऑन मैनेजर्स इंटरपर्सनल डीलिंग विद द पीपल आउटसाइड ऑफिस और हर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सप्लायर्स, डीलर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ऑप्शंस है मॉनिटर रोल, एंटरप्रेन्योरल रोल, लाइजन रोल, रिसोर्स एलोकेटर रोल। सो जो सीईओ होता है वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स परफॉर्म करता है। इनमें से कौन सा रोल है दैट इज रिलेटेड विद डीलिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड? राइट आंसर है लाइजनिंग रोल, जहां पर जो आउटसाइड लोग हैं, बाहर के जो भी सप्लायर्स है, वेंडर्स है, अदर कंपनीज है, उनके साथ वो नेटवर्किंग बना के रखता है, अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखता है, दैट इज परफॉर्मिंग अ लाइजनिंग रोल। ओके, एंटरप्रेन्योरल रोल जहां पे वो इनोवेशन के बारे में देखता है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग के बारे में देखता है। रिसोर्स एलोकेटर रोल जहां पे वो डिसाइड करता है कि किसको कितना रिसोर्सेस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कौन से डिपार्टमेंट को कितना हम लोग बजट या फाइनेंशियल रिसोर्सेस एलोकेट करें, कितना ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट करें। ओके, और हर चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, दैट इज अ मॉनिटर रोल। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय सीईओ। नेक्स्ट है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अ वर्क कमिटी मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड इन एन एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग हाउ मेनी वर्कमैन? ऑप्शंस है 50 और मोर, 100 और मोर, 250 और मोर, 500 और मोर। सो राइट आंसर है 100 और मोर। सो वर्क कमिटी जो है वो आपकी मैंडेटरी कमिटी होती है, और इसके बारे में बात किया था कहाँ पे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। सो सेक्शन 3 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, जो ये कहती है जो भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं, वहाँ एक वर्क कमिटी स्टैब्लिश करना मैंडेटरी है, जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड्स एंड फ्रॉम द वर्कमैन साइड, जिससे दोनों के डिस्प्यूट्स क्या है रिजॉल्व हो सके। दोनों के ही इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें, that must not exceed 20। सो 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए एक बार में। ठीक है, जो टर्म लिमिट होता है कमिटी मेंबर्स का वो टिपिकली 1 ईयर होता है। जो चेयरमैनशिप होती है वो अल्टरनेटिवली एक बार एम्प्लॉयर को मिलती है और एक बार एम्प्लॉय साइड के मेंबर्स को मिलती है। ओके, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बोला है कि जो भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जो 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको मैंडेटली वर्क कमिटी सेटअप करनी है, जिससे एक गुड रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डेवलप हो सके। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दैट शैल नॉट एक्सीड 20। नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड स्पेशली एट प्लांट लेवल इन द यूनिट्स एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कमैन। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल कुड नॉट एक्सीड डैश। ऑप्शन है 50 and 100, 520, 512, 125। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 512। अब जैसे वर्क कमिटी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बात करिए,
उन सभी जगह सेटअप होनी है जहाँ 100 या उससे ज्यादा काम करते हैं। वैसे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी सेटअप होना है ये, बट वर्क कमेटी मैंडेटरी है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या है, वॉलेंट्री है। कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये किस लिए बनाया गया, जिससे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट बढ़ सके। और वर्क कमेटी किस लिए बनाई गई है, जिससे गुड रिलेशनशिप मेंटेन हो सके और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सके बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। यहाँ पे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ सके मैनेजमेंट में, उसके लिए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की बात करी गई है। तो ये वहां बनना है जहाँ पे 500 या उससे ज्यादा वर्कमैन अगर कोई स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कर रहा है, दे शुड फॉर्म द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दैट शैल नॉट एक्सीड 12। वर्क कमिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कुड बी 20, यहाँ पे 12 है। वर्क कमिटी मैंडेटरी है, जेएमसी आपकी क्या है, वॉलेंट्री है। ओके, इट फंक्शंस एज अ कंसल्टेटिव फोरम, जहां मैनेजमेंट क्या है, कंसल्ट करता है उनसे बिफोर टेकिंग द डिसीजंस, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सर्कल्स। ऑप्शन है TQM is a top down approach and quality circle is a bottom up voluntary group. Options B, TQM is only for manufacturing and quality circle is for services. Option C, TQM is voluntary and quality circle is mandatory. Option D, there is no difference. So right answer है ऑप्शन ए। अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ये आपका टॉप डाउन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होता है, जहां पे आपका क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पूरा देखा जाता है कि कैसे जो है क्वालिटी इंप्रूव करी जा सके, जहां पे फोकस किया जाता है ऑन इन इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉइज एट ऑल द स्टेजेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे इंप्रूव किया जा सके, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सके। ओके, तो इसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट्स, प्रोसेस, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारी कुछ आ जाती है, जहाँ मेन फोकस है टू इंप्रूव द क्वालिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, बाय फॉर्मिंग स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच, बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और क्वालिटी सर्कल क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है एम्प्लॉइज का, जिसमें आपके 5 to 10, 10 to 20 ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रहते हैं, जो कि समय समय पर मिलते रहते हैं, जो कौन सी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वालिटी सर्कल होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं जो कि ट्राई करते हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। सो ये वॉलेंट्री एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं, जो कोई वर्क रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और TQM एक ब्रॉडर अप्रोच है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, जहां पर हम लोग ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। ओके, next, in the context of Six Sigma methodology, process improvements are guided by DMA-ICT framework. Which of the following correctly identifies what the T stands for? Option A, target performance. Option B, transfer best practice. Option C, team alignment. Option D, technology integration. So आपकी सिक्स सिग्मा अप्रोच है जो पहले मोटोरोला ने दी थी, जहाँ पे DMA-IC था, फिर T एक वॉलेंट्री ऐड किया गया है। उस T का फुल फॉर्म है ट्रांसफर बेस्ट प्रैक्टिस। तो डी से मतलब है हमारा फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन अपॉर्चुनिटी, एम से है मेजर द परफॉर्मेंस, ए से है एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, आई से है इंप्रूव द परफॉर्मेंस, सी से है कंट्रोल द परफॉर्मेंस और ट्री से है ट्रांसफर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि जो भी लर्निंग हमने करी है दैट कुड बी स्प्रेड टू अदर एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो सिक्स सिग्मा अप्रोच है, ओके, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है Kaizen, a Japanese philosophy, involves the continuous efforts by the employees of each and every level in the organization to improve the quality. Which is the first step involved in the process? Options है standardized, set in order, sort, shine. So right answer है ऑप्शन सी, sort. अब जो काइजन है ये एक जापानीज फिलोसफी है
काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, जहाँ कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव करी जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वर्क करता है अंडर 5S टेक्निक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 5S टेक्निक में सबसे पहले आता है सॉर्टिंग करना, जहां जिसका मतलब होता है डी क्लटरिंग। यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है, इसको जापानीज में हम लोग सीरी कहते हैं। यहाँ फोकस किया जा रहा है कि जो भी डी क्लटर करना, जो भी आपके अननेसेसरी आइटम्स है डेस्क से उसको रिमूव कर दो, अनयूज्ड आइटम्स को रिमूव कर दो, ठीक है। सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर, जिसका जापानीज में टर्म सीटोन लिखा है, ठीक है। हम लोग जापानीज टर्म्स की नहीं बात करेंगे, यहाँ पर बात करी जा रही है ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन ऑर्डर। यहाँ पर आप वर्क को प्रायोरिटाइज करो, कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्क है जिसको डेफर किया जाता है, सो दैट यू नीड टू सेट इन ऑर्डर। थर्ड हो गया शाइन, जहां पे बात करी जा रही है अबाउट क्लीनलीनेस। जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उनको क्लीन रखा जाए। वर्क प्लेस में डेस्कटॉप है, ऑफिसेस है, उन सबको क्लीन रखा जाए। थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइज यहाँ पे बात करी जा रही है कि बहुत जरूरी है जो वर्क एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, जिससे क्या है टाइम भी बचे, एरर्स भी रिड्यूस हो सके। और फिफ्थ है आपका सस्टेनेबिलिटी। जहां पे आपके डिसिप्लिन और सस्टेनेबिलिटी की बात करी जा रही है, जहां पे वर्क एक सस्टेनेबल मैनर में हो, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस अवॉइड किया जा सके, रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में फॉलो हो। ओके, सो दिस इज द 5S टेक्निक: सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेनेबिलिटी। ये 5 है इस ऑर्डर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ हॉट स्टोव थ्योरी इन द मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन इम्प्लाइज डैश। ऑप्शन से टोटल इम्पार्शियलिटी व्हाइल हैंडलिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स। ऑप्शन बी नो अनड्यू टाइम लैग इन द एक्शन एंड अफेक्ट। ऑप्शन सी consequences should be logical and punishment for the misbehavior should be made known. ऑप्शन डी all of the above. सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब ये हॉट स्टोव थ्योरी है, पहले तो ये किसने प्रपाउंड करी है? सो इट वाज प्रपाउंडेड बाय डगलस मैकग्रिगोर। हम लोग ने डगलस मैकग्रिगोर की और भी थ्योरी पढ़ी है अपनी एक्स एंड वाई। तो हॉट स्टोव थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि आप कोई भी गरम गरम स्टोव जो कि गरम है, हॉट है, उसको अगर आप छू लो तो आपको क्या होगा, तुरंत आपका हाथ जल जाएगा। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंप्लॉय डिसिप्लिन को ब्रीच करता है तो उसको तुरंत पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जैसे स्टोव क्या पार्शियलिटी नहीं करता दो लोगों के बीच में कि आपको जलाएगा, गर्म है, एक दूसरे को नहीं जलाएगा, उसी तरीके से डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। साथ में जैसे ही आप स्टोव को छूओगे तुरंत जल जाओगे, वैसे ही डिसिप्लिन कोई ब्रीच करता है तुरंत एक्शन होना चाहिए विदाउट एनी टाइम लैग। साथ में जो भी इंपैक्ट होता है दैट शुड बी लॉजिकल। अब जैसे हॉट स्टोव में भी क्या होती है, एक विजिबली वो वार्न करता है रेड कलर का कि आप उसको मत टच करो नहीं तो आपको जला दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक वार्निंग होनी चाहिए, एक पूरा मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप डिसिप्लिन को ब्रीच करोगे। सो दैट पनिशमेंट फॉर द मिसबिहेवियर शुड बी मेड नोन टू द एम्प्लॉयज, जिससे कि वो डिसिप्लिन को ब्रीच ना करें, ठीक है। और चौथी चीज है देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द फॉलो अप एक्शन। तो हॉट स्टोव थ्योरी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है अंडर डैश वन पार्टी गेन इज अनदर पार्टी लॉस, दैट इज इट इज अ विन लॉस सिचुएशन विच इज नॉट कंड्यूसिव फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, एसोसिएटिव बार्गेनिंग, नन ऑफ द अबव। सो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस होता है उसमें दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। सो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग आपका विन लॉस सिचुएशन होता है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग आपका विन विन सिचुएशन होता है। विन लॉस सिचुएशन में जहां पर हम कंपनी में डिस्कशन किया जा रहा है, एम्प्लॉयज बार्गेन कर रहे हैं फॉर मोर सैलरीज एंड रेम्यूनरेशन। तो अगर सैलरी रेम्यूनरेशन अगर बढ़ा दी जाएगी तो कंपनी के लिए लॉस हो गया और एम्प्लॉय के लिए विन हो गया। सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं बढ़ाई गई तो कंपनी के लिए भाई उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कॉस्ट बच गया, तो कंपनी के लिए विन हो गया, एम्प्लॉयज के लिए लॉस हो गया। सो यहाँ पर एक की जीत होगी और एक की हार। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग विच इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज, जहां पर हम बात करते हैं कि बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की,
तो यहाँ पर अगर अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे तो एम्प्लॉयज का भी भाई नॉलेज स्किल डेवलप होगी और साथ में वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो कंपनी के भी ऑपरेशंस इंप्रूव होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. सो दैट इज अ इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग व्हिच रिजल्ट्स इन विन विन सिचुएशन. ओके. Next is the dash provides the key performance indicators for the environmental PMS. Options है ISO 14001, ISO 14002, ISO 14003, ISO 14004. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए ISO 14001. ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स है फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है आइडेंटिफाई करती है क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा उनके प्रोसेस एक्टिविटीज का. ओके, दे ट्राई टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय फुटप्रिंट, कंटिन्यू इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एफर्ट्स. तो उसके बारे में ये बात करता है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बानी फ्रेमवर्क. व्यू का अप्रोच, वानी फ्रेमवर्क, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल इनसे क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आता है. बोथ ऑन व्यू का एंड बानी, दोनों ही हमें अच्छे से पढ़ के जाने हैं. व्यू का के ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया, अब बानी के ऊपर करेंगे. सो द बानी फ्रेमवर्क इज ऑफन साइटेड एज अ सक्सेसर टू व्यू का. व्हाट डज द एन इन बानी स्टैंड फॉर? नेगेटिव, नॉन लीनियर, न्यूट्रल, नेटवर्क. सो राइट आंसर है नॉन लीनियर. अब बानी फ्रेमवर्क किसने स्टैब्लिश किया है? इसका नाम भी याद रखिएगा, जेमिस कैसियो. अब इन्होंने क्या कहा है, अब जो भी बिजनेस वर्ड है उसमें भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है मॉडर्न वर्ड में, तो सिस्टम हमारा कैसा है? बानी का फुल फॉर्म है ब्रिटल है, देयर इज एन एंशियसनेस, नॉन लिनियरिटी एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल. ब्रिटलनेस मतलब जो सिस्टम बाहर से तो लगता है कि बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बट वो बहुत ही फ्रेजाइल है एक्चुअल में, वो जल्दी से कभी भी ब्रेक हो सकता है. एंशियसनेस ये डिस्क्राइब करता है फीलिंग ऑफ वरीनेस, अनइजीनेस अबाउट द फ्यूचर. नॉन लिनियरिटी बताते हैं कि भाई हमारे स्मॉल स्मॉल एक्शन से भी मैसिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. ओके, तो कुछ रिलेशनशिप कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप जो रहता था लीनियर वो खत्म हो चुका है. अब छोटे एक्शंस का भी मैसिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी बताता है कि भाई जो अब हमारे पास बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से जो उसको सब चीजों को समझ पाना, कौन सी चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो काफी डिफिकल्ट हो गया है. सो ब्रिटलनेस सिचुएशन को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं थ्रू रेजिलियंस डेवलप करके, बीइंग मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, एंड डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स एंड सिस्टम्स. एंशियसनेस जो है उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं? थ्रू अवेयरनेस, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स, बीइंग empathetic and being mindful. Non-linearity, it could be addressed with again having with proper developing context, flexibility. Incomprehensibility can be addressed through transparency and intuition. तो याद रखिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे हमने व्यूका का भी बताया था कि बिजनेस वर्ल्ड कैसा हो गया, वोलेटाइल सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स, तो उनको कैसे मीट करेंगे? बाय डेवलपिंग विजन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी. वैसे बानी है जहाँ पे बात करी गई है दैट द सिस्टम इज नाउ ब्रिटल, वी आर एंशियस, देयर इज अ नॉन लिनियरिटी इन द थिंग्स एंड थिंग्स आर बिकमिंग मोर इनकॉम्प्रिहेंसिबल. तो इनको कैसे मीट करेंगे, एड्रेस करेंगे? बाय डेवलपिंग मोर रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, being more aware about the things, being more mindful, being more transparent. Okay, next है research on learning retention suggests we generally remember 10% of what we read, 20% of what we hear. What percentage do we typically retain from what we see and hear, that is sight and sound simultaneously? Options है 30%, 50%, 70%, 90%. सो ये ट्रेडिशनल लर्निंग मॉडल है जो ये सजेस्ट करता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो 10% जो है वो वी रिटेन व्हाट वी रीड, 20% वी रिटेन व्हाट वी
हेयर जो हम सुनते हैं वो 20% ऑफ दैट वी रिटेन, 30% ऑफ व्हाट वी सी एंड 50% of what we see and hear. So this is the traditional learning model. So sight and sound, see and hear. अगर हम कोई चीज को देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, so 50% of times we retain those things. Option B is the right answer. So this is the most effective learning model. मोस्ट इफेक्टिव थिंग, ओके, कि आप साइट और साउंड इसके थ्रू अगर कोई चीज पढ़ाई जाती है तो 50% चीजें आपको याद रहती है, आप रिटेन कर पाते हो. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन गोलमैन एम्पिरिकल स्टडीज विच लीडरशिप स्टाइल फोकसेस ऑन बिल्डिंग कंसेंसस थ्रू पार्टिसिपेशन. अब ये गोलमैन की आपकी लीडरशिप स्टाइल है, 6 लीडरशिप स्टाइल्स की इन्होंने बात करी है, सारी इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन है पेका सेट, पेस सेटिंग, कोचिंग, डेमोक्रेटिक, अफिलिएटिव. राइट आंसर है डेमोक्रेटिव, जो कि आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, जो कि फोकस करता है कि जहां पे एम्प्लॉयज भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग. इट इज फोकसिंग ऑन कोलैबोरेशन, टीम लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इस पे फोकस रहता है. देखिए ये मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है विच इज बेस्ड ऑन दी 6 लीडरशिप स्टाइल्स विच इज प्रपोंडेड बाय गोलमैन. ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं. कोर्सिव वेयर यहाँ पर कहाँ पे काम करती है, वेयर इमीडिएट कंप्लायंस ऑफ थिंग्स इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर अथॉरिटेटिव, mobilizing the people towards the vision, affiliative, creative, harmony, building emotional bonds, democratic, forging consensus through participation, pace setting, setting high standard for good performance, coaching where you are coaching the people, so developing the people for future. So courses जहाँ पे आपको immediate action की जरूरत है, emergency की है जरूरत, okay. So crisis के situation में आपकी courses काम करती है, okay. Next है what acts as a basis for holding the people accountable for their roles in the specific decisions and tasks. Options है responsibility charting, organization graph, authority charting, organization manual. So right answer है responsibility charting. अब responsibility charting एक टेक्निक है to identify the areas जहाँ पर कुछ प्रोसेस एम्बिग्विटीज है, ओके. तो फिर वहां पे आप एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग में आप पूरा चार्ट आउट कर सकते हैं कि कौन से डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, कौन से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड कर रहे हैं, ओके. वो पूरा आप क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हो, टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हो. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रोल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस, ओके, ऑफ एम्प्लॉइज. अकाउंटेबिलिटी इससे फिक्स हो पाती है, किसको क्या काम दिया गया था, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट इज मोर इजिली अंडरस्टैंडेबल थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एडविन लोग्स गोल सेटिंग थ्योरी, अ गोल सफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय विच 3 फीचर्स? प्रॉक्सिमिटी, डिफिकल्टी, स्पेसिफिसिटी. प्रॉक्सिमिटी, डिफिकल्टी एंड जनरलाइजेशन. प्रॉक्सिमिटी, इजीनेस एंड स्पेसिफिसिटी. फार रीचिंग एडवर्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी. सो गोल सेटिंग थ्योरी है जो एडविन लोग्स ने दी है, जहां इन्होंने बताया कि भाई हमने जो गोल सेट किया वो कितना एफिशिएंट है, डिपेंड्स अपॉन 3 फीचर्स. राइट आंसर है ऑप्शन ए. प्रॉक्सिमिटी बताता है कि जो गोल हमने सेट किया है क्या वो शॉर्ट टर्म है, जो हम कम समय में टाइम पीरियड में अटेन कर पाएंगे, या लॉन्ग टर्म है. सो जितना शॉर्ट टर्म रहता है उतना ही एफिशिएंट है गोल्स. वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करने होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म भी सेट करने होते हैं. डिफिकल्टी, अब जो गोल है वो कितना डिफिकल्ट है, तो मॉडरेट लेवल का हो तो सही है, ओके. तो गोल ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो बट साथ में वो अचीवेबल भी हो, तो प्रैक्टिकल गोल लगे. स्पेसिफिसिटी, अगर हम लोग क्लियर कर दे गोल की एक्चुअल में क्या गोल है जिसको कि हम लोग क्वांटिफाई कर सके, मेजर कर सके, बट इज मेजरेबल, तो वो गोल ज्यादा इफेक्टिव है. कि हमने ये सोच लिया, गोल बना दिया कि वी हैव टू इंक्रीज आवर सेल्स इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, बट अगर हमने ये स्पेसिफाई कर दिया वी नीड टू इंक्रीज आवर सेल बाय 10%, तो वो क्या है, वी हैव स्पेसिफाई व्हाट वी वांट टू एक्चुअली अचीव, सो दैट रिजल्ट्स इन मोर सेटिंग द मोर इफेक्टिव गोल, ओके. So proximity, difficulty and specificity. Next, which of the statement is incorrect regarding the Maternity Benefit Act of 1961?
Option है the maximum period of maternity leave is 26 weeks, 8 weeks before the date of delivery. Option B, to be entitled for the maternity leave, a woman must have worked for not less than 60 days in the 12 months immediately preceding the days of expected delivery. In case of miscarriage, women it is entitled to 6 weeks of leave from the day of miscarriage. Maternity leave of 12 weeks is allowed to mothers legally adopting a child below the age of 3 months. अब देखिए ये सब करेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड ऑन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो मैटरनिटी लीव के लिए जरूरी है कि वो लेडी ने कम से कम पिछले 12 महीने में 80 डेज वर्क किया हो, नॉट 60 डेज। बाकी स्टेटमेंट सही है। ये एक्ट देखिए कौन से स्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है, विच इज हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज, कम से 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। इसमें ये बोला गया जिस भी वुमेन ने 80 दिन काम किया है एटलीस्ट पिछले 12 महीने में, उसको मैटरनिटी लीव देनी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को। मैटरनिटी लीव का जो मैक्सिमम पीरियड जो इसमें बोला गया है दैट इज 26 वीक्स। अगर मिस कैरेज हो जाता है तो कितने लीव की बात करिए? 6 वीक्स की। अगर कोई चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें भी लीव मिलती है दैट इज ऑफ 12 वीक्स। ओके, और मेडिकल बोनस मिलता है ऑफ ₹250 अगर कोई भी प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जा रहा है तो ₹250 का मेडिकल बोनस भी विमेन को देना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972? ऑप्शन है द मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल शैल बी ₹20 lakhs while for the central government employees limit is raised to 25 lakhs. For every completed year of service or part thereof in excess of 6 months, gratuity is payable at the rate of 20 days last on salary. Option C, right on the employees to receive gratuity if he has rendered continuous service of not less than 5 years. Option D, the act provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to the employees who are employed in factory, mine, shops and other establishments having 10 or more employees. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो जो ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है देखिए एक तो 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और उसके बाद 5 इयर्स के बाद जो ग्रेचुटी कैलकुलेशन होता है वो आपका प्रोरेटा बेसिस पे मिलता है जैसे मंथ्स के हिसाब से। सो इट इज पेबल एट द रेट ऑफ 15 डेज लास्ट सैलरी। ओके, और 5 इयर्स कंप्लीशन है। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेचुटी जो है दैट इज लिमिटेड टू 20 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी लिमिट बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। और जो भी फैक्ट्री माइंस है जहाँ पे 10 या ज्यादा उससे ज्यादा एम्प्लॉइज है वहां पर ग्रेचुटी पेमेंट करना जरूरी है। ओके, ग्रेचुटी पेमेंट के लिए लेकिन एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है? जब उसने कम से कम 5 साल की सर्विस रेंडर करी हो। नेक्स्ट है अंडर द पॉश एक्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमिटीज? ऑप्शन है द टर्म ऑफ इंटरनल कमिटी मेंबर शैल नॉट एक्सीड 3 years. Option B, minimum of 3 members including presiding officer should be present for conducting inquiry. Option C, not less than 25% of IC members are women. Option D, not less than 2 members are from among the employees. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कमिटी अंडर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट? अगेन ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसमें क्या बोला गया? पॉश एक्ट में इंटरनल कमिटी बननी है जहां पे आपके कितने मेंबर्स होंगे? कम से कम आपके जो इसमें मेंबर्स होंगे इंटरनल कमिटी में एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं। इन 4 मेंबर्स में कौन कौन होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है जो कि सीनियर विमेन ही होती है। 2 एम्प्लॉइज होते हैं जिनको काफी सोशल लीगल नॉलेज है और एक आपका एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी एनजीओ कोई एक्सपर्ट हो सकता है। सो कम से कम 4 मेंबर्स होते हैं इन दिस इंटरनल कमिटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 एम्प्लॉइज एंड 1 एक्सटर्नल मेंबर्स। साथ में इंटरनल कमिटी का जो टर्म होता है इन मेंबर्स का वो होता है मैक्सिमम 3 इयर्स का। इनका टेन्योर कितना होता है? मैक्सिमम 3 इयर्स।
अब इसमें कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट था, नॉट लेस देन 50% ऑफ मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विमेन की बात कर रहे हैं, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस की, तो फिर यहाँ पर कम से कम 50% जो मेंबर्स होते हैं दैट शुड बी विमेन ओनली, ओके। और जब इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है तो कम से कम 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, उन 3 मेंबर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जरूर से प्रेजेंट होना चाहिए। सो इंक्वायरी जैसे कम से कम इंटरनल कमिटी जब फॉर्म हुई तब 4 मेंबर्स हैं, बट इंक्वायरी के समय कम से कम 3 मेंबर उनमें से प्रेजेंट होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द कंस्टिट्यूटिंग इंटरनल कमिटीज। सो यहाँ पे भी देखिए मैंने हर एक लगभग हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड किया जो आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। नेक्स्ट अंडर पॉश एक्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंक्वायरी एंड टाइमलाइंस। ऑप्शन है रिटन कंप्लेंट्स इन 6 कॉपीज along with supporting documents and name and address of witness have to be filed within 3 months of the date of incident. B है the inquiry has to be completed in total of 90 days from the receipt of complaint. Option C है inquiry report has to be issued within 10 days from the date of completion of inquiry. Option D है employer is required to act on the recommendations of the internal committee, okay, or the LC committee which has been set up, local committee, within 90 days of the receipt of inquiry report. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। एम्प्लॉयर को जो भी रिकमेंडेशन इस कमिटी ने दिए हैं उसके 60 डेज में एक्शन लेना होता है, कि अगर वो एम्प्लॉय गिल्टी पाया गया तो उसको सस्पेंड करना है, क्या करना है, तो 60 डेज टाइम पीरियड होता है। तो ये सारे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। जो भी रिटर्न कंप्लेंट्स है वो 3 मंथ्स के अंदर में फाइल हो जानी चाहिए। पूरी इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट 10 डेज के अंदर में इशू हो जानी चाहिए, और एम्प्लॉयर के पास 60 डेज का टाइम पीरियड होता है टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड बाय द कमिटी। नेक्स्ट है कैरोल CSR pyramid highlights 4 most important types of responsibility of organizations, which is not one of them. Options है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कैरोल CSR पिरामिड है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं 4 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इसने डिस्कस किया। इनमें से कौन सी के बारे में नहीं बात करी है, दैट इज इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइजेशन की एक तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करें, अदरवाइज क्या होगी, पेनल्टी इंपोज होगी, उनका बिजनेस शट डाउन हो सकता है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई प्रॉफिटेबल होना जरूरी है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ओके, एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएंगे, आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एथिकल वे में डिसीजंस ले, एथिकल वे में काम करें, मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात करी जा रही है। और नेक्स्ट लास्ट 4th रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसमें बात करी गई है कैरोल के पिरामिड में, दैट इज फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां बात करी जा रही है अबाउट बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, जहां सोशल वेलफेयर की बात करी जा रही है कि भाई बिजनेस है, सोसाइटी में वर्क कर रहा है, सो सोसाइटल वेलफेयर के बारे में भी उनको देखना है। So these 4 responsibilities are talked about in the Carroll CSR pyramid: legal, economic, ethical, and philanthropic responsibility. These are the 4 types of responsibility which the corporates or the organization have. Next, which theory suggests that individuals get a sense of identity and self-esteem based upon their membership in the salient groups? Options है social identity theory, social exchange theory, social relationship theory, none of the above. सो राइट आंसर है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ये कहता है कि इंडिविजुअल्स को एक सेल्फ एस्टीम मिलता है, उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर्स इन द ग्रुप्स। तो अगर वो भाई बड़ी सोसाइटल ग्रुप, बड़ी एक अच्छी एलिट ग्रुप का पार्ट होते हैं, ओके, तो उनके अंदर भी वो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है कि हाँ भाई हम इस एलिट ग्रुप का पार्ट है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं विद द अदर मेंबर्स बेस्ड ऑन द एक्सचेंजेस इन रिटर्न, कि भाई उनसे रिटर्न में बदले में अगर वो किसी से पॉजिटिव रिलेशनशिप रख रहे हैं, ओके, तो उसके बदले उनको क्या रिटर्न में मिलेगा, ओके। सो दैट इज अ सोशल एक्सचेंज थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है एज पर द स्टीवन फिंक्स क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल,
In the dash stage, the role of the crisis management professional is not reactive but a proactive approach. ऑप्शन है प्रोड्रोमल स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, एक्यूट स्टेज, रेजोल्यूशन स्टेज. सो स्टीवन फिंक ने क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल दिया है जहां पर 4 स्टेजेस की बात करी है रिलेटेड टू क्राइसिस मैनेजमेंट. इसका राइट आंसर है प्रोड्रोमल स्टेज, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज होता है, जहां पे जो क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द इम्पेंडिंग क्राइसिस, कि क्या क्राइसिस आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, या कौन सा इवेंट है जो एक क्राइसिस का रूप ले सकता है. सो हियर दे आर फॉलोइंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच. अभी क्राइसिस आई नहीं है, बट कौन से इवेंट्स है जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में विच में रिजल्ट टू द क्राइसिस सिचुएशन, तो उसको आइडेंटिफाई करना. अगर एम्प्लॉइज है वो पंक्चुअल नहीं है या इनडिसिप्लिन्ड है, ओके, तो फिर उससे क्या क्राइसिस आ सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव एक्शन लेना. सेकेंड स्टेज आपका होता है अक्यूट स्टेज, जहां पे क्राइसिस इवेंट बिगन्स विद द ट्रिगर. तो यहाँ पे अब वो क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं, दे एक्टिवेट देयर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान. अपना जो भी क्राइसिस को जो भी हैंडल करना है, जो भी उनके प्लान्स, तो उनको एक्टिवेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस इवेंट आ गई है. थर्ड स्टेज होता है क्रोनिक स्टेज, विच रिफर्स टू लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस. अब जो क्राइसिस आई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कितना उनका कॉस्ट बढ़ा, या उनका कितना प्रॉफिट कम हुआ उसकी वजह से, या रेपुटेशन डैमेज हुई. रेजोल्यूशन स्टेज लास्ट स्टेज है, जहां पे आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो. इंट्रोस्पेक्शन इज डन, कि भाई क्या गलती हो गई थी, क्या रॉन्ग हो गया था. वेयर यू डू अ रूट कॉज एनालिसिस, कौन से इवेंट्स थे विच एक्चुअली रिजल्टेड इन दैट क्राइसिस. ओके, तो आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो कि फ्यूचर में वो वापस रिपीट ना हो. सो दीज आर द 4 स्टेजेस इन्वॉल्वड इन द क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल. प्रोड्रोमल स्टेज, सेकंड इज अक्यूट स्टेज, थर्ड इज क्रोनिक स्टेज, फोर्थ इज रेजोल्यूशन स्टेज. Next, which of the statement is correct regarding compliance to be done by the industrial establishment under Industrial Relation Code 2020? Options है industrial establishment employing 20 or more workers must have constituted grievance redressal committee. Option B, industrial establishment employing 100 or more workers must have formed works committee. Option C, industrial establishment employing 300 or more workers must prepare draft standing orders. Option D, all of the above. राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव. तो ये याद रखिए, अब जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कर शुड हैव वर्क कमिटी टू 100 मार्क करना था, तो वैसे इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जहां पे भी जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स है, वहां पे ग्रीवियांस रिड्रेसल कमिटी एस्टैब्लिश करना कंपलसरी है. जहां 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स है, वहां वर्क कमिटी एस्टैब्लिश करना जरूरी है. जहां 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स है, उनको एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना जरूरी है. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट है सेक्शन 135 ऑफ इंडियाज कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR for the companies meeting specific financial threshold. Which of the following statements are true? Options है it is applicable on companies with a net worth of 500 crore or more in the previous financial year. Option B, applicable on companies with a turnover of 1000 crore or more in the previous financial year. Option C, applicable on companies with a net profit of 5 crore or more in the previous financial year. इसका राइट आंसर है ऑल आर ट्रू. तो ये याद रखिए, सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है. CSR एक्टिविटीज में उन सभी कंपनीज को इन्वॉल्व होना जरूरी है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिनका नेट प्रॉफिट या फिर 5 करोड़ या उससे ज्यादा पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रहा हो. और इन सभी कंपनीज को उनका जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट रहा है पिछले 3 सालों में, उसका 2% CSR एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना रहता है. ओके, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और इसका सेक्शन भी याद रखिएगा, सेक्शन 135 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट है. नेक्स्ट है एज पर विच थ्योरी ऑफ एथिक्स पीपल हैव अ ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द अदर पीपल राइट्स एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. ऑप्शन से जॉन स्टुअर्ट मिल यूटिलिटेरियन थ्योरी. ऑप्शन बी इमैनुअल कैंट डेंटोलॉजिकल थ्योरी. ऑप्शन सी एरिस्टोटल वर्च्यू थ्योरी. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो ये डिफरेंट आपकी एथिकल थ्योरीज हैं. क्वेश्चन किसी पे भी एग्जाम में आ सकता है. इसका राइट आंसर है इमैनुअल कैंट की डेंटोलॉजिकल थ्योरी. डेंटोलॉजिकल थ्योरी को हम लोग एथिक्स ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं.
तो ये बोलती है डेंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी बोलती है कि ये भाई लोगों की ड्यूटी होती है कि वो रेस्पेक्ट करे दूसरे लोगों की राइट्स को, उसके अकॉर्डिंगली सबको इक्वल ट्रीट करें। कोई एथिकल सिचुएशन आती है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस ड्यूटी और फिर अपना डिसीजन ले। यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है जो कि बेस्ड है ऑन मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर, और यू कैन से विच इज बेस्ड ऑन प्रमोटिंग मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस। तो ये थ्योरी कहती है कि वो डिसीजन विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर और हैप्पीनेस, वो डिसीजंस क्या है, हमें वो एक्शंस क्या है, राइट है जो कि हैप्पीनेस को प्रमोट करे, और वो एक्शंस रॉन्ग है जो कि हैप्पीनेस को रिवर्स कर दे या वेलफेयर कम करे। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी उस पर बेस्ड है। एरिस्टोटल वर्च्यू थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर बोला है अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल को एज अ वर्चुअस वर्क करना है कि तो he must display the prudence, temperance, courage and work in the just manner. So वो prudent होना चाहिए, उसका good temperament होना चाहिए, उसके में courage होना चाहिए और वो just way में वर्क करे। तो अगर ये चारों चीजें वो डिस्प्ले करता है देन ओनली ही इज सेड टू बी ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर। ओके, सो ये थ्योरी एरिस्टोटल की दी हुई है। यूटिलिटेरियन थ्योरी इज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। डेंटोलॉजिकल थ्योरी इज बाय इमैनुअल कैंट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एथिकल थ्योरीज है, इनके बारे में मैंने शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन भी किया है जिसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट ऑफ 1959। Vacancy should be notified in writing to the employment exchange at least as before the date on which applicants are to be interviewed. Options are 5 days, 10 days, 15 days, 20 days. So right answer है ऑप्शन सी 15 days. So employment exchanges act क्या कहता है, अब जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो उसकी सूचना वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कम से कम 15 दिन पहले दे दे, बिफोर द डेट ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू। साथ में इसमें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर को क्या है, क्वार्टरली और बाइनियल रिटर्न सबमिट करने रहते हैं टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जहाँ पे उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी रहती है रिगार्डिंग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कितनी वैकेंसी पोजीशन है, क्या ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन और एम्प्लॉयज का किस टाइप का वर्क है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Option says the reward is presented after the occurrence of action with the intent to cause the behavior to occur again. Option B है if the person receives the reward immediately, effect would be lesser and increases as the duration lengthens. Option C है repetitive action reward combination can cause the action to become a habit. Option D है motivation comes from two sources, inner self and other people, which is known as intrinsic motivation and extrinsic motivation respectively. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए इंसेंटिव थ्योरी मोटिवेशन की कहती है कि अगर कोई भी हम एक्शन करते हैं जो कि एक अच्छा एक्शन है, अच्छा बिहेवियर है, और उसके लिए रिवॉर्ड अगर दिया जाता है तो वो बिहेवियर क्या होगा, रिपीट होगा, वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, हैबिट बन जाएगा लोगों की, और जितना जल्दी तुरंत रिवॉर्ड मिल जाता है तो उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा ग्रेटर होता है। ओके, क्योंकि अगर हमने कोई एक अच्छा एक्शन किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमें तुरंत रिवॉर्ड मिला, तुरंत अप्रिसिएशन मिल गया मान लीजिए उसके लिए, तो फिर हम लोग क्या होगा, उसका हमारे ऊपर तुरंत एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वी वुड ट्राई टू अगेन रिपीट दैट एक्शन और बिहेवियर। सो रेपिटेटिव अगर हमारे को उन एक्शंस के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ हैबिट। और इसके लिए जो मोटिवेशन मिलता है दैट इज फ्रॉम टू सोर्सेस, एक तो हम लोग खुद ही का इंटरनल सेल्फ से मोटिवेशन मिलता है और दूसरों को देखकर बाहर से मिल सकता है। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा है, इफ द पर्सन रिसीव द रिवॉर्ड इमीडिएटली द इफेक्ट वुड बी मोर ग्रेटर, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। हम लोग तुरंत अप्रिशिएट अगर किया जाएगा हमारा कोई अच्छा बिहेवियर तो उसका हमारे ऊपर तुरंत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर उसको बहुत टाइम हो गया, उसका कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, कुछ अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। सो दिस इज द इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके,
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा आज का ओवर होता है, जहां हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे बेस्ड ऑन योर CIIB HRM। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इस पूरे वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।